इस चर्चा सत्र में स्वागत है। आज हमारे सामने है एक किताब इकिगाई, दीर्घ और सुखी जीवन का रहस्य, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालिस की। काफी नाम सुना है इसका। जी हाँ, ये दुनिया भर में काफ़ी पसंद की गई है। और शायद इसलिए क्योंकि ये जीवन के जो बुनियादी सवाल है ना, खुशी, उद्देश्य, लंबी उम्र, उन्हें एक जापानी कॉन्सेप्ट के जरिए देखती है। बड़ा सहज तरीका है। हाँ, हमारे पास जो इसकी समीक्षा है वो भी यही कहती है कि ये फिलॉसफी, लाइफस्टाइल, सेहत सबको बड़े सरल ढंग से जोड़ती है। तो आज का मकसद यही है कि इकिगाई के विचार की थोड़ी गहराई में उतरें बिल्कुल। और समझें कि ये एक लंबे, सेहतमंद और कह सकते हैं संतुष्ट जीवन से कैसे जुड़ा है। खासकर वो ओकिनावा के लोगों के उदाहरण इसमें दिए गए हैं। सही कहा। इकिगाई ये एक जापानी शब्द है। मोटा मोटा मतलब है सुबह उठने की वजह, या कह लें जीवन का उद्देश्य। किताब यही देखती है कि ओकिनावा जैसी जगहें, जिन्हें ब्लू जोन कहते हैं, हाँ, जहाँ लोग बहुत लंबा जीते हैं। बिल्कुल, वहाँ लोग इतना लंबा और संतुष्ट जीवन कैसे जीते हैं, और इसमें ये जो इकिगाई है, इसका क्या रोल है। चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। मतलब जीवन में एक मकसद होना सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ये हमारी सेहत और खुशी पर इतना गहरा असर कैसे डाल सकता है? किताब क्या कहती है इस बारे में? किताब इसे एक मॉडल से समझाती है। अक्सर उसे 4 गोलों मतलब सर्कल्स के रूप में दिखाते हैं जो एक दूसरे को काटते हैं। पहला, वो क्या है जो आपको करना पसंद है, आपका पैशन। अच्छा। दूसरा, आप किस काम में माहिर हैं, आपका वोकेशन, आपकी कुशलता। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, ये हुआ आपका मिशन। और चौथा, आपको किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं, यानी आपका प्रोफेशन। और कहते हैं कि जहाँ ये चारों मिलते हैं वही आपका इकिगाई है। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर क्या असल जिंदगी में इन चारों को बैलेंस करना या वो मीटिंग पॉइंट खोजना क्या वाकई इतना आसान है? किताब इस मुश्किल पर कुछ कहती है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। किताब मानती है कि ये हमेशा आसान नहीं होता। ये कोई कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है कि बस वैल्यू डाली और जवाब मिल गया। नहीं, सही। इसमें टाइम लगता है, खुद को समझने की ज़रूरत है, कोशिश करनी पड़ती है। कई बार लगता है कि हाँ, मुझे ये काम पसंद है, पर शायद दुनिया को उसकी ज़रूरत नहीं, या उसके लिए पैसे नहीं मिलते। हाँ। तो किताब कहती है कि अपने इकिगाई को खोजना एक सफ़र है। मंजिल नहीं। बिल्कुल, एक सफ़र। और इसमें सब्र रखना, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। ये बात समझ आती है। मतलब ये कोई परफेक्ट स्टेट नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है। अच्छा, किताब में ओकिनावा का जिक्र बार बार आता है। वो ब्लू जोन है जहां लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। क्या खास है उनकी लाइफस्टाइल में जो किताब बताती है? हाँ, लेखकों ने ओकिनावा के 100 साल के बुजुर्गों पर काफ़ी स्टडी की। पाया कि उनकी लंबी उम्र का कोई एक सीक्रेट नहीं है, कई चीज़ें मिली हुई हैं। जैसे? जैसे उनका खान पान ज्यादातर प्लांट्स पर आधारित, हल्की फुल्की कसरत रोज करते हैं। उनके सोशल कनेक्शंस बहुत मजबूत होते हैं, उसको मुआई कहते हैं। मुआए। हाँ, मतलब ऐसे दोस्तों या पड़ोसियों का ग्रुप जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देते हैं, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। और इन सब के साथ उनमें एक उद्देश्य की भावना होती है, उनका इकिगाई। और सबसे दिलचस्प बात जो मैंने पढ़ी वो ये कि वहाँ हमारे जैसे रिटायरमेंट का कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग 90-100 साल की उम्र में भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ये हमारी काम बंद करके आराम वाली सोच से कितना अलग है। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। वेस्टर्न कल्चर में अक्सर रिटायरमेंट मतलब एक्टिव लाइफ खत्म, लेकिन ओकिनावा में लोग तब तक काम करते हैं जब तक शरीर साथ दे। और अक्सर वो काम करते हैं जो उन्हें पसंद है, जो समुदाय के लिए यूजफुल है। ये सिर्फ बिजी रहना नहीं है, इससे वो समाज से जुड़े रहते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, हमारी ज़रूरत है, हमारी एक पहचान है। ये मेंटल हेल्थ के लिए, जीने की इच्छा बनाए रखने के लिए बहुत अहम है। उनका काम ही अक्सर उनका इकिगाई होता है। तो मतलब ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं बल्कि मेंटल और सोशल एंगेजमेंट भी है जो उन्हें एक्टिव रखता है। किताब में एक और शब्द आता है, फ्लो। इसका इकिगाई से क्या लेना देना है? फ्लो, ये कॉन्सेप्ट है मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेनमिहाई का। इसका मतलब है किसी काम में पूरी तरह खो जाना, एकदम तल्लीन, इतना कि समय का पता ना चले, भूख प्यास भूल जाएं, अच्छा। और उस काम को करने में ही मजा आए। किताब कहती है कि जब आप अपनी इकिगाई से जुड़ा कोई काम करते हैं, चाहे वो गार्डनिंग हो, कारपेंट्री हो, पढ़ाना हो, कुछ भी, तो आप अक्सर ये फ्लो वाली स्टेट महसूस करते हैं।
ये अपने आप में बहुत संतोष देता है और स्ट्रेस कम करता है। लेकिन क्या ये फ्लो सिर्फ पैशन वाले कामों या हॉबीज में ही मिलता है? क्या रोज के जो थोड़े बोरिंग काम होते हैं उनमें भी इसे पाया जा सकता है? किताब का जोर तो ज्यादातर उन एक्टिविटीज पर है जो हमारे पैशन और स्किल से मेल खाती हैं, क्योंकि उनमें फ्लो आसानी से आता है, नेचुरली। वैसे चिक्सिंट-मिहाई का सिद्धांत तो कहता है कि किसी भी काम में अगर चैलेंज और स्किल का सही बैलेंस हो तो फ्लो मिल सकता है। शायद किताब इस पहलू पर बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाती, पर यह जरूर बताती है कि अपनी पसंद के कामों में डूबना वो खुशी और उद्देश्य की भावना को बढ़ाता है। ठीक है, अब जरा खान पान पर आते हैं। ओकिनावा के बारे में किताब हारा हाची बू का जिक्र करती है। ये क्या चीज है? हारा हाची बू ये एक पुरानी जापानी कन्फ्यूशियस सीख है। इसका मतलब है पेट जब लगभग 80% भर जाए तो खाना बंद कर दो। अच्छा, मतलब ठूस के नहीं खाना है। बिल्कुल, ये ओवर ईटिंग से बचने का एक सचेत तरीका है, माइंडफुल ईटिंग। इससे पाचन तंत्र पर बोझ कम पड़ता है और माना जाता है कि ये कैलोरी कंट्रोल करके उम्र बढ़ाने में मदद करता है। ये हमारी जो जब तक पेट फट ना जाए वाली आदत है, उसके बिल्कुल उलट है। और 80% के अलावा उनके खान पान में और क्या खास है? उनका खाना मुख्य रूप से पौधों पर आधारित होता है। बहुत सारी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, सोया प्रोडक्ट्स जैसे टोफू, मांस और मछली खाते हैं, पर कम मात्रा में। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें जैसे शकरकंद, स्वीट पोटैटो, ग्रीन टी, ये सब उनके खाने का अहम हिस्सा है। और प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी, इन सब से बचते हैं। ये सब मिलकर उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र में मदद करता है। खान पान, कसरत, सोशल लाइफ, उद्देश्य, ये सब ठीक है, पर जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं। क्या किताब बताती है कि इकिगाई इन मुश्किलों का सामना करने में कैसे मदद करता है? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। किताब बात करती है रेजिलियंस की, मतलब लचीलापन, और एक शब्द इस्तेमाल करती है एंटी फ्रेजिलिटी। एंटी फ्रेजिलिटी? हाँ, मतलब सिर्फ मुश्किलों को झेलना नहीं, बल्कि उनसे और मजबूत होकर निकलना। किताब का तर्क है कि जब आपके पास जीने का एक साफ मकसद, एक इकिगाई होता है, तो आप जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कैसे? वो उद्देश्य आपको मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, ताकत देता है। आपको पता होता है कि आप किस लिए जी रहे हैं। ये जो निराशा होती है या हार मान लेने का मन करता है, उसे लड़ने में मदद मिलती है। तो ये मकसद ही हमें टिके रहने की ताकत देता है। अच्छा, अगर हम किताब की स्टाइल की बात करें तो समीक्षा में लिखा था कि ये काफी सरल है, इंस्पायरिंग है, उपदेश कम, कहानियां ज्यादा। बिल्कुल, लेखकों ने इसे बहुत ही सहज रखा है, पढ़ने में आसान। इसमें साइंटिफिक रिसर्च भी हैं, ओकिनावा के बुजुर्गों के इंटरव्यू भी हैं, जापानी कहावतें, दार्शनिक विचार, सब कुछ है, लेकिन सब बहुत सरल भाषा में पेश किया गया है। मतलब भारी भरकम फिलॉसफी वाली किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गाइड जैसी है, जो पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर करे, उसे प्रेरणा दे। इसमें एक गर्मजोशी का एहसास है। क्या इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सके? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स? हाँ, काफी हैं। जैसे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, अपने पैशन के लिए वक्त निकालना, रिश्तों को अहमियत देना, माइंडफुल होकर खाना, एक्टिव रहना, वो फ्लो वाली स्टेट को खोजना। ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश कर सकता है। और उन 100 साल के लोगों की कहानियां अपने आप में प्रेरणा देती हैं। लेकिन हर किताब की तरह शायद इसकी भी कुछ कमियां होंगी। समीक्षा में कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र था। हाँ, कुछ आलोचनाएं भी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जो मेन आइडिया है, खासकर वो 4 सर्कल्स वाला मॉडल, वो थोड़ा बार बार दोहराया गया है। किताब थोड़ी और छोटी हो सकती थी। अच्छा। एक और आलोचना ये है कि ये जापानी फिलॉसफी के कुछ गहरे कॉन्सेप्ट्स, जैसे वाबी साबी है, यानी इम्परफेक्शन में खूबसूरती देखना, या इचिगोइचे, मतलब हर पल अनोखा है, कीमती है, इनको छूती तो है पर बहुत गहराई में नहीं जाती। तो इसे एक तरह से इंट्रोडक्शन गाइड समझना चाहिए, जापानी दर्शन पर कोई बहुत गहरी किताब नहीं। तो मतलब ये उन लोगों के लिए एक अच्छी शुरुआती किताब हो सकती है जो जिंदगी में थोड़ा खोया हुआ सा महसूस कर रहे हैं, या शायद स्ट्रेस में है, मोटिवेशन की कमी है, और जाहिर है जिन्हें जापानीज कल्चर में रुचि है। निश्चित रूप से। और उनके लिए भी जो लंबी खुशहाल जिंदगी जीने के प्रैक्टिकल तरीके ढूंढ रहे हैं, बिना किसी कॉम्प्लेक्स थ्योरी में उलझे। ये कई आइडियाज को अच्छे से एक जगह लाती है। तो अगर हम इस पूरे चर्चा का सार निकालें, किताब हमें याद दिलाती है कि जीने का मकसद, हमारा इकिगाई कहीं बाहर नहीं है, वो हम सबके अंदर ही है। बस उसे खोजने के लिए सब्र और खुद को समझने की कोशिश चाहिए। बिल्कुल। जैसा किताब में शायद कहा गया है, हमारा इकिगाई हम में से हर एक के अंदर गहराई में छिपा है
और इसे खोजने के लिए धैर्यपूर्वक खोज की आवश्यकता होती है। ये कोई बनी बनाई चीज नहीं है जो कोई हमें दे देगा। सही बात है। और यहाँ एक और विचार जोड़ने लायक है जो शायद किताब सीधे तौर पर न कहती हो, पर उसकी भावना से मेल खाता है। शायद असली यात्रा सिर्फ उन 4 सर्कल्स के मिलने की जगह को खोजने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हो सकता है ज्यादा जरूरी ये हो कि हम जीवन भर इन चारों एरियाज को, जो हमें पसंद है, जिसमें हम अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे पैसा मिल सकता है, इनको एक्टिवली डेवलप करते रहें, सीखते रहें, बैलेंस बनाते रहें। मतलब भले ही वो एकदम परफेक्ट चौराहा कभी न मिले या पूरी तरह साफ ना हो, फिर भी इन चारों दिशाओं में चलते रहना, उन्हें बेहतर बनाते रहना। शायद इकिगाई कोई फिक्स्ड डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला बैलेंस और ग्रोथ का प्रोसेस है, एक डायनामिक चीज है। वाह, ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है कि इकिगाई कोई खजाना नहीं जिसे एक बार पा लिया और बस, बल्कि एक बगीचा है जिसे लगातार सींचते रहना है, उसमें काम करते रहना है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। जीवन के छोटे छोटे सुखों को देखने, अपने पैशन से दोबारा जुड़ने, रिश्तों को संवारने, सचेत जीवन जीने और एक्टिव रहने की ये याद दिलाने वाली चर्चा वाकई फायदेमंद रही। सुनने के लिए धन्यवाद।